सद का द पर्सनैलिटी के इस खास शो में, खास इसलिए क्योंकि आज हम हरियाणा की राजनीति के शेर, यूं कहिए कि पंचायत से लेके लोकसभा तक पहुंचने वाले इकलौते वो एक राजनीतिज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। ज़्यादा विलंब ना करते हुए अब मैं मिलाने वाला हूँ सांसद राजकुमार सैनी जी से। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने शो द पर्सनैलिटी में। बताना चाहूँगा आपको, हमारा ये शो जो विश्व स्तरीय, जो नेशनल एक चेहरे हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, हम उनको लाते हैं और हमारी कसौटी पर आप बिल्कुल खरे उतरते थे, क्योंकि आपने समाज में काम की हैं, जागरूकता लाए हैं, बैकवर्ड के अगुआ आप अपने आप को कहलाते हैं। तो वही मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा। पानीपत में बहुत जोरदार आगाज किया था, बैकवर्ड के नाम पर आपने वोट बैंक को बांधा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तबके से मैं आया, इस तबके से बहुत सारे एमपी एमएलए विधायक अपने हिस्से के आध से भी कम आंकड़ों में या संख्या में हम विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं जी। हम जिन लोगों की टिकटों पर वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी गुलामी हमें एक नौकर से भी बदतर करनी पड़ती है जी। लोग इस्तेमाल करते हैं जी। सरकारें बनाते हैं, अपने लोगों को बूस्टअप करते रहते हैं और जिस तबके की हम बात करना चाहते हैं उस तबके के प्रति किसी भी, चाहे कांग्रेस रही, चाहे बीजेपी रही, चाहे आईएनएलडी रही, चाहे नेशनल लेवल पर और चाहे प्रदेश लेवल पर, सबका रवैया एक रहा, यूज एंड थ्रो। अब इस विषय को इतनी गंभीरता से मैंने रखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 40 विश्वविद्यालय हैं। आज तक के न्यूज चैनल पर एक बहुत बड़ी खबर चली कि एक भी प्रोफेसर, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर 28 साल के आरक्षण के बाद उन विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंच सका। केंद्रीय 71 विभाग हैं सेंट्रल सरकार के, 3,43,000 उनमें ऑफिसर हैं, जिसमें हमारी हिस्सेदारी मात्र 12% है। 52 की जगह 27 की जगह 12। और ठीक उसी प्रकार से जो बाकी के, चाहे वो सचिवालय हैं, चाहे वो राष्ट्रपति भवन है, चाहे नीति आयोग है, एवरीवेयर स्थिति सबकी 5%, 3%, 1%, 0%। ये तो है सेंट्रल सरकार की। और ठीक उसी तरह से हरियाणा की राजनीति का भी यही एक हाल है कि यहाँ पर 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को, 10वीं सदी लोग हैं जो अपनी जनसंख्या कभी 30 और 35 बताते हैं। कोई भी जनसंख्या 2011 के सेंसस के ऊपर अगर 10 से 11% अपनी जाति केली जाति साबित कर दे तो मैं उसे जो मुंह मांगे इनाम दे सकता हूं, कोई शर्त लगाने के लिए जितनी बड़ी लगाए। लेकिन 10वीं सदी लोगों के पास आज 50 से 55% रोजगार है और 55%, 54% पिछड़ा वर्ग के पास मात्र 10 या 12% है। 10% जिनका हिस्सा था वो 55 ले गए, जिनका हिस्सा 55 था उनके पास 10 मिला। इस जद्दोजहद के तहत आज लोग जो जातिगत जहर उगल रहे हैं वो आरोप मुझ पे लगाते हैं, जबकि मैं 100% आरक्षण की हिमायत करता हूं कि यदि आज सवर्ण को भी आरक्षण दिया जा रहा है और मराठे, पटेल, कापू, जाट सब आरक्षण मांग रहे, तो ये आरक्षण 100% करने में क्या आपत्ति है? सबका हिस्सा सबको दे दो और जनसंख्या के अनुपात में सब जातियों पढ़े लिखे हैं और किसी ना किसी भर्ती में एक भर्ती में एक जाति एडजस्ट होगी, अगली में दूसरी कर लो और सबका हिस्सा सबको मिल जाएगा, सबका उत्थान हो जाएगा, सबका साथ, सबका विकास हो जाएगा। लेकिन मात्र भाषणों से नहीं, मोदी जी की तरह या बीजेपी की तरह भाषणों से नहीं जी। तो क्या इन्हीं विचारों के वजह से आप पर आरोप लगते हैं कि समाज को तोड़ने का काम किया आपने? देखिए, ये तो मालूम है कि यदि किसी के घर के ऊपर, किसी के कारोबार के ऊपर या किसी की संपत्ति के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, किसी के हिस्से को डकार जाता है, जब भी उसे छिड़वाने की बात आएगी तो वो अनेक तरह के अनर्गल बयानबाजी करके आरोप लगाएगा। तो ये स्वाभाविक है, छोड़ते हुए जिसने निगल लिया उसे छोड़ते हुए पीड़ा होगी ही। बिल्कुल। बात करता हूँ जींद उपचुनाव की। एक बहुत अच्छी स्थिति में आपकी पार्टी रही, हौसला भी मिला है, तो क्या, कितना, किस स्तर पर देखते हैं, क्या जनता ने प्यार दिया आपको? वहां भी वही बात आई, जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं जी।
वो कमजोर तबके के किसी लीडर को उठने देने में कहाँ बर्दाश्त करेंगे। विषय तो सिर्फ ये था कि 25 तारीख के रोड शो ने पूरे जींद क्षेत्र को जाम कर दिया। 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो जुलूस चले और जो स्टार्टिंग 10,000 से और लास्ट में उसे 15,000 बन जाए और सारा शहर एक तरफा खड़ा हो, वहाँ पैसे का नंगा नाच करके एक समाजी ताने बाने को उलझाने के लिए जिस प्रकार से यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाई जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी जाटों का भय दिखा करके बीजेपी ने कि बिच्छू बन जाएंगे, अन्यथा आप इकट्ठे हो जाओ, राजकुमार सैनी बन नहीं पाएगा, हमारे को वोट डालो। और लोगों ने हमारे सारे सिस्टम को हाईजैक किया। हमें बड़ा अचंभा है कि जो हमारी स्थिति थी वो बीजेपी की बन गई और जो बीजेपी की स्थिति थी वो हमारी बन गई। क्या उस इलेक्शन के बाद बीजेपी ने आपसे साठगांठ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा गेम उनका ही बिगाड़ने वाली है एलएसपी? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े पेड़ों के नीचे कभी छोटे पेड़ उगा नहीं करते, और जो ये छोटा तबका है इसमें 55 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या दे दिया जी। यही काम बीजेपी ने 3 बार INLD से समझौता करके और अब 5 साल से अब भाषण दे रहे सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन होगा। लेकिन हमारे साथ वो पेपर था रहे, हमारे साथ कितनी बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है कि ये वो पेपर है जिसमें लिखा हुआ है हर बरादरी का 1-1, 2-2, 3-3% हिस्सा, जो हाई कोर्ट में सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पे जमा कराया जी। कि 10% लोगों के पास 50-55% रोजगार है और 55% लोगों के पास 10 से 12% लोग हैं। इसी विषय को हम उठा करके जब चलना चाहते हैं तो बीजेपी को भारी पीड़ा होती है, और मैं बीजेपी से कभी भी इस बात की सहायता लेकर के इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता। इसीलिए हमने अलग से चलना पड़ेगा। आज हमारी LSP और BSP का गठबंधन इसी विचारधारा के तहत हुआ, ना कि 2 दलों का गठबंधन, ना 2 दिलों का गठबंधन, ना, ये हमारी एक विचारधारा का गठबंधन है जिसको जनता को बहुत भा रहा है, और हम विधानसभा और लोकसभा में एक करिश्माई रिजल्ट लाएंगे। मैं गठबंधन पे बाद में बात करूंगा, सब पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस जाति विशेष के खिलाफ आप बोलते रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता अब इलेक्शन में, चुनाव के अंदर वो पार्टी, वो जाति आपको नुकसान पहुंचाएगी कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो उन लोगों ने कहा कि राजकुमार सैनी हमारी जाति के खिलाफ बोलता है जी। उन लोगों ने मेरे को मंचों से माँ बहन बेटी की सब गालियां दे रखी। पूरी बाइट पूरे 4 साल के टेन्योर के अंदर अगर एक साबित कर दें मेरा मिथ्या अल्फाज, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन बदकिस्मती है कि 5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के रहे, भजन लाल जी जात छुपा करके बिश्नोई बने रहे, और बाकी के लोग तो अपनी दादागिरी, पहले मैं जाट हूं मुख्यमंत्री बाद में हूं, लोहा टाटा का जूता बाटा का छोरा जाटा का, बाकी गुलामों के, ये व्यवस्था तो लोग, मैं पहले अपनी पार्टी के लिए, अपनी जाति के लिए काम करूंगा, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी, या फिर काहे लोग इतना ढिकोसला कर रहे हैं। आज जाति पाति के खेल ने पूरे देश का सर्वनाश कर दिया। आरोप राजकुमार सैनी पे लगाते हैं और कुकृत्य खुद करते हैं कि जो मेरी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, मेरी को मिलना चाहिए, क्यों ना सबको मिलना चाहिए। तो कहाँ मैंने 100% आरक्षण में मैंने कहाँ कह दिया कि हमारी जाति को या पिछड़े वर्ग को ही मिलना चाहिए? मैंने तो कहा ब्राह्मण को मिलना चाहिए, जो उसका हिस्सा बैठता है, बढ़िया को मिलना चाहिए जो उसका हिस्सा बैठता है, और जाटों को आर्थिक आधार पे नहीं, संख्या के आधार। आर्थिक में तो अभी चल नहीं रहा, जिसके हाथ में सत्ता आ जाएगी उसके सारे आर्थिक वाले अपने ही घुस जाएंगे सारे, वो दूसरे को फटकने भी ना देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जातिगत, जब हमारा देश जातियों बंटा हुआ तो हर जाति का हिस्सा उससे उस समाज में जाना चाहिए ताकि सबका उत्थान हो। अब मैं बात करता हूँ आपकी पार्टी की। कोई बड़ा चेहरा राजकुमार सैनी के अलावा अगर बात की जाए तो कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा आपके साथ खड़ा, तो क्या बड़े चेहरे बाहर से लाए जाएंगे या इन्हीं को बड़ा करने की कवायद की जाएगी? आपने बहुत सुंदर सवाल किया। एक बार सनित कांग्रेस के नाम पे भजनलाल ने हरियाणा के अंदर, बोले तो जनित गया था लेकिन वो सनित पार्टी थी, सनित के लिए 47 एक्स MP MLA उसकी स्टेज पे थे और जीते थे सिर्फ 2।
और पिछले दिनों 3100 वोटों में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने अपने संगठन को घर घर तक पहुंचा करके 22 एमएलए लेने वाली रखने वाली पार्टी 3100 वोट में सिमट गई। और ये कल्लाई चेहरा 14,500 वोट उस परिस्थिति में ले गया कि मैं जिस पार्टी का मुकाबला और जिन लोगों का मुकाबला कर रहा हूं मैं उनके सामने कुछ भी ना हूं। जहां जाति विशेष का प्रभाव है, जहां प्रभाव है, तो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि चेहरे कोई मायने नहीं रखते, मूवमेंट और विचारधारा मायने रखती है। इस देश को विचारधारा ने आजाद कराया था। क्या खुद की पार्टी में कहीं ना कहीं तैयारियां कम थी या अपने संगठन को इतना मजबूत नहीं मान रहे थे जो आपको गठबंधन करना पड़ा बीएसपी से? देखिए, हम दोनों पार्टियों के लोग एक विचारधारा के लोग हैं। कहीं ना कहीं जो भी हमारे एमपी और एमएलए बनते हैं वो दूसरों की टिकटों के नीचे बोने पड़ जाते हैं और अपनी राजनीति के फायदे नुकसान देखते रहते हैं। वो समाज के पक्ष में कोई कार्य नहीं करते। उनका विषय सिर्फ एमएलए बनते ही ये रहता है कि बड़ी मुश्किल से टिकट मिली, बड़ी मुश्किल से एमएलए बने। अगर अब कहीं न्याय और इंसाफ की बात कर दी तो लोग सिर्फ उनको एक ही बार में धमकाते हैं कि तेरे को टिकट दे दी, एमएलए बना दिया, बैठ के अपनी रोटियां सेक ले, अन्यथा गांव में तेरे को पंच भी ना बनाता। इस डर से ये कबूतर उनके तलवे चाट करके गुटर को उनके पक्ष में करते रहते हैं। इन लोगों का कोई इतना दम नहीं है कि वो अपने समाज के उन लोगों के उत्थान के लिए एक शब्द बोल दें। अब मैं जानना चाहूंगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्या कहीं तैयारियां ढीली पड़ी हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी टारगेट है आप? देखिए, ये भी सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी पूरी पार्टी में प्रचार के तौर पे अकेला ही आदमी काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं एक जगह बैठना पड़ गया और ये लोग मुझे घेरने का भी प्रयास करेंगे, मैं इनके घेरे में आने वाला नहीं हूँ। ये जो सारी पार्टियां के नेता हैं, इनका सिंगल सूत्र है, एक सूत्रीय एजेंडा है कि राजकुमार सैनी को किसी भी तरीके से आउट करो। फिर हम लूटपाट के लिए 70 साल से जो चला रहे हैं, जो सारे राजनीतिक दल हैं दिल्ली की राज्यसभा में बैठ करके इस देश को लूट रहे हैं और बाकी के 200-250 परिवार इस देश के अंदर जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब उनका मुकाबला आम नागरिक नहीं कर सकता। इसलिए उनको जो हमारी एंट्री है छोटे तबके की, ये बहुत कष्टदायक दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो छोटा तबका सारा का सारा एसएबीसी के लोग इस पार्टी के अंदर आकर के अपने लोगों के हितों को सुरक्षा करने में लग जाए और हम ऊपरले 20-25% लोग जो है ना कहीं इनकी मार की शिकस्त न खा जाए। तो क्या मान लिया जाए जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब भी आप स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे या तब खुद भी लड़ेंगे? बिल्कुल, तब भी यही बात रहेगी। मुख्यमंत्री मेरा कोई एजेंडा नहीं है जी। हर पार्टी कहती है मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे जी। देखिए, प्रधानमंत्री एमपी और एमएलए ने बनाना होता है। मनमोहन सिंह एमपी ने बनाया था क्या मुख्यमंत्री? वो एक परिवार ने बनाया था जी। उस परिवार के तलवे चाटते चाटते प्रधानमंत्री एक क्लर्क बन के रह गए। पावर किसके पास है, वो जनता को क्या देना चाहता है, मायने उस बात के हैं ना कि पद के। मैंने हरकिशन सिंह सुरजीत के बारे में आपको बता दूं, वो कभी एमपी एमएलए नहीं बना, लेकिन किंग मेकर रहा हर सरकार का। जो चाहा उसने अपने लोगों के लिए करवाया। बात आई है किंग मेकर की, जानना चाहूंगा अगर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होता है और बीजेपी को आवश्यकता पड़ती है राजकुमार सैनी की, तो क्या राजकुमार सैनी बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, त्रिकोणीय मुकाबला हो या चुकोणीय मुकाबला हो, जो भी हमारे साथ आना चाहेगा उसके लिए दरवाजा खुला है। जो हमारे को यूज करने के लिए अपने घर के अंदर ले जा करके इस्तेमाल करना चाहता है, राजनीति में किसी भी कीमत पर बगल बैठ जाना मुनासिब समझता हूं, पर अपने लोगों का दमन और शोषण नहीं देख सकता। राजनीति से मेरा सत्ता में बंसीलाल छोड़ा मिनिस्टर होते हुए, सत्ता में ओम प्रकाश चौटाला छोड़ा मिनिस्टर होते हुए, और सत्ता में ही बीजेपी छोड़ी सत्ताधारी पार्टी का एमपी होते हुए। सत्ता भोगना मेरा कोई विषय नहीं है।
ये तो उन लोगों का विषय है जिन लोगों ने इसको बिजनेस बना करके अपने पेट पालने शुरू कर रखे हैं। हमने तो सत्ता में लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो दबी जुबान में लोग कहते हैं कि बीजेपी की आवश्यकता पड़ती है तो राजकुमार सैनी उनसे गठबंधन करके भी सरकार बना लेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है और हम अपने लोगों के इंसाफ के लिए वो हमारा का समर्थन करना चाहती है तो हमें क्या तकलीफ है। अगर वो अपने घोंसले में हमें लेकर के पीछे से कुआड़ बंद कर दे और फिर हम छटपटाहट में जो है ना वहाँ कोई अंधकार में जो पीछे अब तक 70 साल में दिखाई नहीं दिया पार्टियों के अंदर, वो कुआं हम नहीं खोदने देंगे। जी, मैं बात करता हूँ बीएसपी की। बीएसपी ने अपने जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया, तो क्या आपका भी है सपना कि उन्हें आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए, कमजोर तबके का सपना हमेशा आज तक सपना रहा। हम सपने को साकार करने के लिए एडी चोटी जोर लगा रहे हैं कि कमजोर तबके के हाथ में कलम हो और फिर उनको अपनी कलम से इंसाफ मिले। तो ये सपना आपका लोकसभा के बाद विधानसभा में भी साथ रहेगा? देखिए, ये तो 100% सुनिश्चित है कि ये गठबंधन किसी बार्गेनिंग या किसी जोड़ तोड़ पे नहीं हुआ। ये लोगों की आवश्यकता और विचारधारा का गठबंधन है। मैं आपकी तरफ से तो मान सकता हूं कि आप अपने प्रण पर अडिग रहेंगे। क्या बीएसपी रहेगी, क्योंकि इतिहास रहा है उनका इनेलो के साथ, उसके साथ, इसके साथ, तो डामाडोल वाली स्थिति हमेशा रहती है। बहुत जल्दी तुनक मिजाज हैं, वो बदल जाते हैं, हालात परिणाम अपने अनुरूप नहीं आते तो वो बदल जाते हैं। तब क्या विधानसभा में है उम्मीद इकट्ठे रह पाएंगे आप लोग? किसी को कोई पूछता था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो उसका जवाब था कि अपने दिल से पूछो। जी, मैं अपने दिल के प्रति कह रहा हूं कि हमारा ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला है जी। और इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि लेकिन वो इट्स एंड बट्स होगी। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा राजकुमार जी आपसे बात करके, और आपने बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुरूप ही जवाब दिए हैं, सीधे स्पष्ट और बेबाकी से जवाब दिए। अब मैं चाहूँगा द पर्सनालिटी शो के दर्शकों को कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कंचन टीवी के लोगों को मैं अपनी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार 2 दिन पहले गया है और ठीक कल शहीदी दिवस था। जिन शहीदी दिवस को हम फर्जी तौर पर ढोल बजाकर मनाते हैं, पहले उनके घरों की आस्तिकता देखी जाए जिन क्रांतिकारियों देशभक्तों ने इस देश के लिए अपनी गर्दनें कटाई। अगर हम उनके परिवारों, उनके पुरखों के माध्यम से उनकी आने वाली संतानों के प्रति भी उतने संवेदनशील हैं तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों को। तो मैं कंचन टीवी की टीम को भी बधाई देता हूं और शहीदों को, और होली की इस पर्व पर जहां अच्छाई बदी की बुराई का खुलासा करके हम त्यौहार बनाते हैं 7 रंगों का। ये देश 7 रंगों का 7 रंग के लोगों का देश है। यहाँ भिन्नता में एकता है और ये एकता बनाए रखने के लिए इस जातिवाद के जहर से ऊपर उठना होगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकुमार सैनी जिन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में आज वैसे ही बात की, उसी बेबाकी से। उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोकसभा के चुनाव है या विधानसभा के, वो अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। जाति विशेष पर वो कटाक्ष करते हैं बट गालियां नहीं देते। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो राजकुमार सैनी को, उनकी विचारधारा को गाली देते हैं। जी हाँ, गाली देने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है काम करने से, एक समाज के लिए जागने से, समाज को जगाने वाला बड़ा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। द पर्सनैलिटी के शो में हम अगली बार किसी न किसी बड़ी शख्सियत को आपके सामने लेके आएंगे और आपके जो सवाल, जो जनता के सवाल होंगे उसे ही लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ हमने ऊपर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हम लगे रहेंगे। तो बने रहिए कंचन टीवी के साथ, द पर्सनैलिटी शो।